हे गाइस व्हाट इज अप, स्वागत है आपका स्पीडस्टर पैनल के एक और एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं डीसीयू वाले फ्लैश के बारे में और सीडब्ल्यू वाले फ्लैश के बारे में। और हम देखेंगे कि कौन है इन दोनों में से सबसे फास्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। देखो, अब ये दोनों ही बेरी एलन और दोनों ही फ्लैश हैं, तो हम बेसिक डिफरेंस के साथ नहीं जा सकते हैं, मतलब पावर्स के साथ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दोनों की पावर्स इक्वल और बेसिकली सेम ही होंगी। तो इस वीडियो के लिए मैंने एक अलग अप्रोच ट्राई करी है। और तुम लोग जानते हो कि अगर तुम्हें मेरे रिजल्ट के साथ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है तो कमेंट सेक्शन में अपना रिजल्ट भी डाल देना, मतलब जो तुम्हें लगता है कि रिजल्ट होना चाहिए था। तो अगर तुमने द फ्लैश की सीडब्ल्यू वाली सीरीज़ के 8 सीज़न नहीं देखे और एजरा मिलर वाली जस्टिस लीग, स्नाइडर कट ही देखना। अगर तुमने सिंपल वाली जस्टिस लीग देखी तो तुम वैसे ही डिसाइड कर लोगे कि कौन है विनर। तो वो नहीं देखी तो जाओ जल्दी से पहले जाके देख लो, उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना। तो विद द फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, स्पीड। तो देखो यार, जब भी मैं दो स्पीडस्टर को कंपेयर कर रहा होता हूँ तब मैं अलग अलग फैक्टर्स का यूज़ करता हूँ, बट अब जबकि ये दोनों ही फ्लैश हैं तो मैं एक ही फैक्टर का यूज़ करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि इन दोनों में से कौन है उस फैक्टर का विनर। और जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे लास्ट में तो वो जीत जाएगा ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीडब्ल्यू वाले फ्लैश की स्पीड के बारे में। तो देखो यार, हम इतना तो जानते हैं कि सीडब्ल्यू वाला फ्लैश बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और वो कई बार लाइट बैरियर को तोड़ चुका है और लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ भाग चुका है। और सीज़न 7 के लास्ट एपिसोड में और सीज़न 8 के स्टार्टिंग से लेके एंड तक में हमें ये चीज़ पता लगी कि वो इतना ज़्यादा फास्ट है कि लाइट भी उससे स्लोअर मूव करती है, मतलब वो लाइट से भी ज़्यादा फास्ट मूव कर सकता है। अब देखो, यहीं पे अगर मैं बात करूं डीसीयू वाले फ्लैश के बारे में तो देखो वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। और अगर जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग नहीं आई होती तो मैं ये पॉइंट डायरेक्टली बेरी एलन सीडब्ल्यू वाले को दे देता। पर अब जबकि हमने जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में देख लिया है कि डीसीयू वाला फ्लैश भी किसी से कम नहीं है और वो भी लाइट स्पीड से मूव कर सकता है, बट यहाँ पर एक मेन पॉइंट रह जाता है और वो यही है कि वो लाइट स्पीड पे मूव कर सकता है, वो लाइट स्पीड को ब्रेक नहीं कर सकता। फिलहाल में तो नहीं कर सकता है। फ्लैश मूवी में हमें पता लगेगा कि वो लाइट स्पीड को ब्रेक कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्योंकि देखो लाइट बैरियर को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता है। और फिलहाल में जैक स्नाइडर ने अभी तक कंफर्म नहीं करा है, मतलब अभी तक भी कंफर्म नहीं करा है। उनकी जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग वाला कट आए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, 1.5-2 साल हो गया है, पर अभी तक हमें ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो लाइट स्पीड को ब्रेक कर सकता है या नहीं। तो फिलहाल के लिए ये पॉइंट मैं सीडब्ल्यू वाले फ्लैश को दे रहा हूँ। नंबर 2, लाइटनिंग। अब देखो, लाइटनिंग इतना ज़्यादा मेन सब्जेक्ट तो नहीं है इन दोनों के ही कंपैरिजन में, बट लाइटनिंग एक मेन पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कि किसको कैसे पावर्स मिली हैं, विच इज़ वाई पहले बात करते हैं डीसीयू वाले फ्लैश के बारे में। तो देखो, उसकी लाइटनिंग ब्लू है और सीरीज़ के अंदर और कॉमिक्स के अंदर दोनों के अंदर ब्लू लाइटनिंग का मतलब होता है कि आपने कोई ड्रग लिया है अपनी स्पीड को एनहांस करने के लिए, विच अल्टीमेटली मीन्स डोपिंग। तो अगर तुम डोपिंग का मतलब सर्च करोगे तो तुम्हें यही एग्जैक्ट मीनिंग मिलेगा और कॉमिक्स में यही बताया गया है ब्लू लाइटनिंग का रीज़न। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बेरी ने आज तक कोई ड्रग्स नहीं लिए अपनी स्पीड को एनहांस करने के लिए, कोई एक्स्ट्रा ड्रग्स लिए नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी पे काम ही नहीं करते हैं। पर डीसी वाले फ्लैश के साथ कुछ अलग है यहाँ पे, और इसलिए हमें ब्लू लाइटनिंग ऑलरेडी दिखाई गई है इसके साथ कि इसके केस में कुछ ना कुछ अलग है और वो हमें शायद मूवी के अंदर पता लगे। तो अब अगर बात करें सीडब्ल्यू वाले फ्लैश की, तो उसकी लाइटिंग देखो पूरी तरह प्योर है और उसकी लाइटिंग दिखाई भी गई है हमें उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में कॉमिक्स में बताया गया था कि ये प्योर लाइटनिंग कलर है। क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि सीरीज के अंदर हमें ये चीज़ भी एक्सप्लेन करी गई है कि बेरी के ऊपर कोई भी ड्रग्स काम नहीं करते हैं, मतलब स्पीड ड्रग्स काम नहीं करते हैं ताकि उसकी स्पीड एनहांस हो जाए। वो सीजन 2 के अंदर स्पीड ड्रग्स की जगह टैक्योन एनहांसर का यूज़ करता है, जो कि एक नेचुरल वे है और थोड़ा सा सेफ वे है ऑफ एनहांसिंग हिज स्पीड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नंबर 3, ड्यूरेबिलिटी। अब देखो, ड्यूरेबिलिटी एक मेन फैक्टर बन जाता है और काफ़ी डिटरमाइनिंग फैक्टर बन जाता है जब हम दो सेम कैरेक्टर्स को अलग अलग यूनिवर्सेस से कंपेयर कर रहे होते हैं, जैसे इस केस में है। तो सबसे पहले बात करें अगर डीसीयू वाले फ्लैश की, तो देखो उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लो है। अब मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोगों ने स्नाइडर कट देखी होगी, क्योंकि देखो स्नाइडर कट देखना कोई आसान काम नहीं है। वो 4 घंटे की मूवी है और 4 घंटे की मूवी काफ़ी लोग ज़्यादातर स्किप कर देते हैं, बट जिन भी लोगों ने देखी है और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से उनके लिए मैं बता दूं कि जब फ्लैश पैराडीमन से लड़ता है, डीसी वाला फ्लैश जब पैराडीमन से लड़ता है, तब वो पूरी तरह कीप अप नहीं कर पाता। जबकि उसके पास सुपर स्पीड है और वो लाइट की स्पीड से भाग सकता है, तब भी वो पैराडीमन से पिट रहा होता है और काफ़ी हद तक इंजर्ड हो जाता है। और दूसरी तरफ इसी मूवी के अंदर हमें दिखता है बैटमैन। अब देखो, बैटमैन तो बैटमैन है, पर फिर भी बैटमैन के बारे में मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि उसके पास सुपर पावर्स नहीं है। स्टिल वो पैराडीमन से लड़ते हुए एक भी बार इंजर्ड नहीं होता है थ्रू आउट द मूवी। Because I'm Batman.
अब देखो यहीं अगर मैं बात करूँ CW वाले फ्लैश की, तो CW वाले फ्लैश की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। और ऑफ कोर्स मैं इस चीज़ का प्रूफ दे सकता हूँ कि उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा हाई कैसे है और क्यों है। तो देखो जिन लोगों ने 8 सीज़न देखे हैं द फ्लैश के, उन लोगों को ये चीज़ एज अ फैक्ट पता होगा कि फ्लैश की ड्यूरेबिलिटी कितनी ज़्यादा हाई है। बट जिन लोगों ने नहीं देखे या फिर जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, मैं बता देता हूँ, मैं हूँ ना यार। तो देखो CW वाला फ्लैश कभी भी नहीं डरता है अपने से बड़े विलन से लड़ने में, और वो बहुत सारे ऐसे विलन से लड़ चुका है जो उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। उनमें से कुछ विलन्स है गोरिल्ला ग्रॉड, किंग शार्क, डेस्प्रो, डेथस्टॉर्म। अब देखो ये चारों ही विलन्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रह चुके हैं और बेरी ने इनको इनकी प्राइम फॉर्म के अंदर हराया है। देखो मैं ब्लड वर्क भूल गया, लेकिन हाँ, ब्लड वर्क की जो प्राइम फॉर्म थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी था। स्टिल बेरी ने उसको हरा दिया। और देखो बेरी को अगर कोई भी मारता है तो बेरी इतनी जल्दी हार नहीं मानता है। बेरी की रीजनरेटिव स्किल्स भी बहुत ज़्यादा हाई हैं DCU वाले फ्लैश से। तो CW ने काफ़ी अच्छे से दिखाई है ये चीज़ है, और ड्यूरेबिलिटी काफ़ी मेन फैक्टर रखा गया है CW वाले फ्लैश के लिए। नंबर 4, स्टोरी एक्यूरेसी। अब जब भी मैं दो कैरेक्टर्स को कंपेयर कर रहा होता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, मैं स्टोरी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ CW वाले फ्लैश की, तो देखो CW वाले फ्लैश को पूरे 10 साल लगे हैं ये स्टोरी सेटअप करने के लिए, और यही चीज़ CW वाले फ्लैश शो को इतना ज़्यादा ग्रेट बनाती है और इतना ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाती है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो द फ्लैश TV शो में हमें दिखाई गई हैं और DCU में ये चीज़ें काफ़ी हद तक मिस कर दी गई थी। पर चलो CW वाले फ्लैश की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं CW वाले फ्लैश की स्टोरी इतनी एक्यूरेट क्यों है। तो ग्राफिक नॉवल पर ग्राफिक नॉवल इन लोगों ने स्टोरी अडाप्ट करी है, और सबसे पहले हमें इसके अंदर दिखे थे फ्लैश के स्ट्रगल कि कैसे जब वो कोमा से बाहर आता है तब वो अपनी पावर्स के साथ स्ट्रगल कर रहा हो, जिसके बाद हमें दिखाई जाती है फ्लैश की कॉमिक एक्यूरेट टीम जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट थी, जिसके बाद हमें दिखाए जाते हैं विलन्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट थे। बेरी की स्पीड की कैसे बेरी ने जब करियर स्टार्ट किया था तब वो साउंड की स्पीड पे भी रीच करने में स्ट्रगल करता था, बट बाद में वो लाइट स्पीड को भी ब्रेक कर रहा है। तो यही चीज़ें हैं जो CW वाले फ्लैश को यहाँ पर भी एक अपर हैंड देती है। अब इसके बाद बात करूं मैं स्टोरी एक्यूरेसी की DCU वाले फ्लैश में, तो देखो सबसे पहली गलती तो DCU में ये थी कि इन लोगों को फ्लैश को पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहिए था जस्टिस लीग में दिखाने से पहले, ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ ये बंदा फ्लैश है। जस्ट इसे एक बार जनरल ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सोच के देखो, जिन लोगों को नहीं पता ज़्यादा कि द फ्लैश क्या है और फ्लैश की पावर्स क्या है, तो उनके बीच में एक मेजर कन्फ्यूजन बन जाती है मूवी के बीच में, और मूवी के बीच में ये चीज़ काफ़ी बोरिंग हो जाती है, क्योंकि जब जब फ्लैश स्क्रीन पे आ रहा होगा और जिन लोगों को नहीं पता कि फ्लैश कौन है, तो वो लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदा बार बार बीच में आ रहा है और स्क्रीन टाइम खा रहा है। तो मेरे सजेशन में स्टोरी एक्यूरेसी को प्रॉपरली दिखाने के लिए DCU वालों को पहले द फ्लैश मूवी को रिलीज करना चाहिए था, उसके बाद जस्टिस लीग को लाना चाहिए था, और वो भी स्नाइडर कट वाली को, ना कि जॉश व्हीडन वाली को। मैं जानता हूँ ये चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ, तो मैं काफ़ी टाइम में बता चुका हूँ ये चीज़ कि DCU वाले अलग तरह के नशे फूकते हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और हो सकता है शायद अमेरिका में भी ना मिलते हों, वो कहीं से इम्पोर्ट कराते हों, पर जो भी है इन लोगों ने नशे तो फूक ही रखे थे। नंबर 5, सपोज टू बी इन जेल। अब देखो ये पॉइंट तो मैं सीधा सीधा एजरा मिलर को ही दूंगा, क्योंकि ग्रैंड गस्टिन सीरियसली एक बहुत ही स्वीट पर्सन है, लेकिन तुम जानते ही हो कि एजरा मिलर कैसे हैं, और DCU वालों ने फिर से एजरा मिलर को बचा लिया। मैंने सुना कि उन्होंने अपोलोजाइज वगैरह का कुछ सीन कर दिया। लाइक सीरियसली ब्रो, अगर पैसा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, किसी का मर्डर कर दो ना, अगले दिन तुम्हें बेल मिल। कौन है बे? अरे यार रिकॉर्डिंग के टाइम कौन आ गया? नंबर 6, स्ट्रेंथ। अब देखो स्ट्रेंथ सिर्फ मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात नहीं होती है, जब भी स्ट्रेंथ की बात आती है तब हम बात करते हैं फाइटिंग स्टाइल और बहुत सारी चीज़ों की। तो सबसे पहले बात करें अगर DCU वाले फ्लैश की, तो देखो वो स्ट्रेंथ में बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि उसने खुद क्लियरली ये चीज़ बैटमैन से डिस्कस करी थी और उसको बताई थी कि वो सिर्फ लोगों को पुश करके भाग जाता है। और यही सेम चीज़ हमें दिखी थी सुपरमैन के साथ जब जस्टिस लीग फाइट कर रही होती है, मतलब इविल सुपरमैन के साथ जब फाइट कर रही होती है, तब फ्लैश सिर्फ सुपरमैन को पुश करता है, जहां पर बाकी सारे जस्टिस लीग के मेंबर सुपरमैन से फाइट कर रहे होते हैं, बट फ्लैश उससे फाइट नहीं करता, उसको सिर्फ पुश करता है और वो भी नहीं कर पाता है। बट दूसरी तरफ CW वाला फ्लैश इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सेल करता है, और CW वाला फ्लैश काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, क्योंकि उसको अपनी पावर्स को फाइटिंग स्टाइल में कन्वर्ट करना आता है। बट यहीं पे अभी DCU वाले फ्लैश को ये चीज़ें नहीं आती, क्योंकि वो
ही ज़्यादा प्री मेच्योर स्टेज के अंदर है। और अगर मैं बात करूँ CW वाले फ्लैश की, तो जब उसने अपना करियर स्टार्ट किया था तब उसने 5-6 एपिसोड्स के अंदर ही सुपरसोनिक पंच मारना सीख लिया था। मैं जानता हूँ इसके पीछे भी सिस्को था, बट स्टिल कोई तो था जिसने उसको सिखाया और करने वाला तो आखिरकार वही था। तो अगर फ्लैश ट्राई करे तो वो भी ये चीज़ें कर सकता है, बट DC वाला फ्लैश इन चीज़ों में सीरियसली बहुत ही ज़्यादा पीछे लैग करता है। तो अनफॉर्चुनेटली एंड सैडली ये पॉइंट भी CW वाले फ्लैश को ही मिलता है। अब अगर मैं बात करूँ टीम की, तो देखो कॉमिक एक्यूरेट टीम तो CW वाले फ्लैश की ही है, बट अगर तुम स्ट्रॉन्गर टीम पूछोगे तो वो यहाँ पे DCU वाले फ्लैश की है, क्योंकि वो जस्टिस लीग के साथ काम करता है। बट जस्टिस लीग के साथ काम करने का मतलब ये नहीं है कि उसकी टीम सबसे बेस्ट है, क्योंकि CW वाले फ्लैश की टीम भी अपने आप में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और देखो अगर मैं टीम के बीच में डिफरेंस कर रहा हूँ या फिर कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि फ्लैश पे कौन सी टीम ज़्यादा फोकस करती है। और जस्टिस लीग देखो एक सुपर हीरो मेंबर्स की टीम है जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश पे फोकस नहीं कर सकती है, जिस वजह से फ्लैश बहुत चीज़ों में लैग करता है और फ्लैश को प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं मिल पाई है इसी वजह से। दूसरी तरफ CW वाले फ्लैश के साथ पूरी एक अपनी टीम है जो उसी के ऊपर फोकस करती है और उसको आगे बढ़ने में हेल्प भी करती है। इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल के साथ समझा सकता हूँ, और वो ऐसे कि देखो अगर DCU वाले फ्लैश को कभी भी कोई गैजेट चाहिए होंगे तो वो बैटमैन से जाके ले लेगा, बट बैटमैन उसके लिए 3 या 4 बार गैजेट्स बनाएगा। उसके बाद बैटमैन भी फेडअप हो जाएगा, क्योंकि बैटमैन सिर्फ अकेला फ्लैश पे फोकस करने के लिए उस टीम में नहीं है। दूसरी तरफ आती है CW वाले फ्लैश की टीम जो उसके ऊपर फोकस करती है, और सिस्को ने सीज़न 1 से लेके सीज़न 7 तक बेरी के लिए अनलिमिटेड गैजेट्स बनाए हैं। और बेरी हमेशा बेशर्मों की तरह जाके सिस्को से कभी भी मांग सकता है, क्योंकि वो फ्रेंड्स हैं। और अगर तुम मुझसे ये बोलोगे कि कोई और फ्लैश के लिए गैजेट्स बना देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बैटमैन एक अकेला ही है जो इंटेलेक्चुअल है जस्टिस लीग। तो ये पॉइंट मैं सिर्फ और सिर्फ CW वाले फ्लैश को तो नहीं देना चाहता, तो यहाँ पे ये पॉइंट मैं दोनों को ही दूंगा, क्योंकि इसका भी काफ़ी बड़ा और मेजर रीज़न है। क्योंकि देखो जस्टिस लीग अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग टीम है, और दूसरी तरफ फ्लैश CW वाला फ्लैश जो है उसकी टीम भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होल्ड करती है कि वो सिर्फ फ्लैश पे फोकस करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक को नहीं दे सकता ये पॉइंट, तो ये पॉइंट मैं दोनों को ही देना चाहता हूँ। नंबर 9, एबिलिटीज़। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं CW वाले फ्लैश की। तो देखो CW वाले फ्लैश को पूरे 7 सीज़न लगे हैं अपनी पावर्स को एनहांस करने में और अपनी पावर्स को समझने में, बट दूसरी तरफ DCU वाले फ्लैश को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो ये पॉइंट मैं मान के चल सकता हूँ। बट स्टिल CW वाला फ्लैश हर चीज़ में DCU वाले फ्लैश से ज़्यादा आगे है। अब देखो मैं एक एक एबिलिटी के बारे में बात तो नहीं कर सकता, क्योंकि CW वाले फ्लैश की एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा हैं एट दिस पॉइंट। तो मैंने इन सब की एक लिस्ट बनाई है, और अगर तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके तसल्ली से देख सकते हो। दूसरी तरफ बात करें DCU वाले फ्लैश की, तो मैंने तुम्हें पहले ही वीडियो में बता रखा है कि वो अभी काफ़ी प्रीमेच्योर स्टेज के अंदर है, तो उसकी एबिलिटीज़ अभी इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं करी हैं, और हमने उसे देखा भी अभी सिर्फ एक ही मूवी के अंदर है। तो ऑफ कोर्स उसकी एबिलिटीज़ फिर भी CW वाले फ्लैश से कम ही होंगी, बट जब उसकी मूवी आ जाएगी मुझे तब भी लगता है CW वाला फ्लैश DC वाले फ्लैश से आगे ही रहेगा। बट अब जबकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो DC वाले फ्लैश की मैंने एक लिस्ट बनाई है पावर्स की, और वो लिस्ट ये रही, तो पॉज करके देखना चाहो तो देख सकते हो। नंबर 10, सूट। अब देखो बिना सूट के डिस्कशन करें ये वीडियो एंड हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले बात करते हैं DCU वाले फ्लैश के सूट के बारे में, और उसका सूट हम सब ने देखा है कितना ज़्यादा बेकार है। मतलब क्वालिटी की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ कि उसका सूट बहुत ही ज़्यादा वाहियात लगता है। और मैं जानता हूँ तुम लोग क्या बोलने वाले हो कि उसके साथ कोई टीम नहीं है, वो बेचारा अकेला है, तो वो कैसे ही सूट बनाएगा। बट इस चीज़ पे मैं तुमसे आर्ग्यू करना चाहूँगा, क्योंकि जिन लोगों ने सीज़न 3 देखा है द फ्लैश टीवी शो का, उन्हें पता ही होगा कि जब फ्यूचर में बेरी डिप्रेशन में चला जाए और सिस्को के मैकेनिकल आर्म्स होते हैं जिस वजह से वो कोई भी सूट डिज़ाइन नहीं कर सकता है, तो बेरी खुद ही अपना सूट डिज़ाइन करता है, विच इज़ वाई आई थिंक ये पॉइंट भी CW वाले फ्लैश को ही जाता है। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से विनर कौन है। तो देखो ये तो क्लियर था स्टार्टिंग से ही कि CW वाला फ्लैश इस चैलेंज का विनर ही होगा, क्योंकि CW वाला फ्लैश हर चीज़ में DC वाले फ्लैश से ज़्यादा अच्छा है। और इवन अगर हम स्कोर की बात भी करें तो बेरी एलन का स्कोर 10 जाता है CW वाले, और DC वाले फ्लैश का स्कोर जाता है 2। तो तुम खुद ही समझ जाओ कि DC वाला फ्लैश कितना ज़्यादा लैग करता है अभी चीज़ों में। तो फ्लैश मूवी आने के बाद मैं ये वीडियो फिर से बनाऊंगा ताकि तुम लोगों को फिर से डिफरेंस पता लग सके कि कौन है सबसे बेस्ट, और तब भी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि CW वाला फ्लैश ही सबसे बेस्ट होगा।
विद दैट बीइंग सेड वीडियो यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर तुम्हारे कोई अपने ओपिनियंस है इस चैलेंज को लेके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। अगर तुम्हें लगता है कि डीसी वाला फ्लैश किसी चीज़ में जीत रहा है और मैंने वो चीज़ गलत बोल दी है CW वाले फ्लैश के पॉइंट में, तो वो चीज़ भी कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर इस वीडियो में कुछ भी रिलेटेबल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।